आज हम लोग पढ़ेंगे संगत तथा असंगत समीकरण के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि समीकरण निकाय दिए होते हैं वो या तो होमोजीनियस या समघात होते हैं या फिर नॉन होमोजीनियस या असमघात होते हैं। तो उन्हें हमें चेक करना है कि वो जो दिए गए समीकरण निकाय हैं वो संगत है या असंगत है। संगत को कहते हैं कंसिस्टेंट और असंगत होता है इनकंसिस्टेंट। दिए गए समीकरण निकाय को मैट्रिक्स विधि से आव्यूह विधि से जो है हल ज्ञात करने के लिए हम लोग हल ज्ञात करते हैं और ये चेक करते हैं कि दिया गया समीकरण जो है वो संगत है या असंगत। तो ये संगत या असंगत समीकरण में क्या होता है कि जो असमघात समीकरण है या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उसके लिए संगतता या असंगतता चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें होमोजीनियस की बात की जाए तो होमोजीनियस क्या होता है, ax इक्वल्स टू 0। अगर x का मान 0 हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, x की वैल्यू 0 हो जाए तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हमें होमोजीनियस या समघात समीकरण में जो है संगतता, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंसी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो है हमें सिर्फ नॉन होमोजीनियस में देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ax इक्वल्स टू b के फॉर्मेट में रहता है। नॉन होमोजीनियस या असमघात समीकरण जो है ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में रहता है। अब जो है ये संगत कब होगा, अगर इस समीकरण का आव्यूह विधि से हल निकालें और हमें एक हल प्राप्त हो या एक से अधिक हल प्राप्त हो तो हम कहेंगे कि दिए गए समीकरण निकाय कैसे हैं, संगत है। वहीं पे यदि दिए गए समीकरण निकाय को हम आव्यूह विधि से हल करें और हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं हो, क्या हो, कोई भी हल प्राप्त नहीं हो तो दिया गया समीकरण निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। इसे अब हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसे चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम लोगों ने संवर्धित आव्यूह या a ऑगमेंटेड b पढ़ा है। हम लोग इसका क्या करते हैं, ये रो ऑफ a ऑगमेंटेड b है। रो क्या दर्शाता है, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक दिखाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिए गए एक मैट्रिक्स दिया होगा यहाँ पे a, तो उस मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे और a ऑगमेंटेड b या संवर्धित आव्यूह बनाएंगे। ये संवर्धित आव्यूह बनाए और उसका रैंक निकालें। अगर a का रैंक a ऑगमेंटेड b के रैंक के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि दिया गया जो समीकरण असमघात समीकरण है वो कैसा है, संगत है। वहीं पे यदि रैंक ऑफ a नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b आ गया, ये दोनों का रैंक जो है बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे कि दिया गया समीकरण निकाय जो है असंगत है। अगर दिया गया समीकरण निकाय असंगत आ गया तो यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल आ गए यानी कि समीकरण क्या हो गया, संगत हो गया। अब समीकरण संगत हो गया तो हमें चेक करना पड़ेगा कि एक हल है, यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल है, या एक से अधिक हल है। एक से अधिक हल है तो इसमें क्या है, अनंत हल। तो इसे दो टाइप से चेक करेंगे। अगर रैंक ऑफ a इक्वल्स टू रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b आ गया तो फिर आगे हमें चेक करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर रैंक ऑफ a इक्वल्स टू रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b इक्वल्स टू n, यहाँ पे n जो है, n अज्ञात राशियां हैं। हमें जो समीकरण निकाय दिए होते हैं उनमें m इक्वेशंस हम लोग मान के चलते हैं कि m क्या है, समीकरणों की संख्या, समीकरण की संख्या, और n क्या है, अज्ञात राशियों की संख्या। तो जब हम गुणांक आव्यूह बनाते हैं a, तो a गुणांक आव्यूह बनाते हैं तो क्या होता है, हमें एक मैट्रिक्स मिलता है गुणांक आव्यूह का जो क्या होता है, m क्रॉस n का होता है। तो यानी अज्ञात राशियों से जो है मैट्रिक्स A का कॉलम का समुच्चय n बनता है।
तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये जो n है वो a में कितने कॉलम है उनकी संख्या है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये n जो है अज्ञात राशियों की संख्या है। तो किसी भी मैट्रिक्स A के लिए अगर हमें n जो है उनके कॉलम्स का नंबर मिला हुआ है, उसी के बराबर अगर रैंक ऑफ A और इक्वल्स टू रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B मिल जाए, तो दिया गया समीकरण निकाय जो है अद्वितीय हल रखता है, केवल एक ही हल रखेगा, इसके अलावा और कोई भी उसका हल नहीं होगा। वहीं पे यदि हमें रैंक ऑफ, ये कंडीशन तो तभी आएगी जब ये दोनों का रैंक बराबर हो। तो ये दोनों का रैंक बराबर हो, किसके बराबर हो, R के बराबर हो, जहाँ पे R ऐसा नंबर है जो n से छोटा है। यहाँ पे n जो है मैट्रिक्स A के कॉलम नंबर्स है। अगर मैट्रिक्स A के कॉलम नंबर से छोटा कोई R के बराबर रैंक ऑफ A इक्वल्स टू रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B आ गया, तो दिए गए समीकरण निकाय के क्या होंगे, अनंत हल होंगे। इन समीकरण निकाय को कैसे चेक करते हैं कि इनके कैसे हल है, इसके लिए हम लोग देखते हैं समीकरणों के निकाय के हलों की जांच करने की विधि। कोई भी समीकरण निकाय दिया हुआ है तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी समीकरण निकाय में सबसे पहले संगतता की जांच करेंगे। मैट्रिक्स यहाँ पे Ax इक्वल्स टू B के फॉर्मेट में दिया हुआ है। सबसे पहले A का रैंक निकालें, फिर A ऑगमेंटेड B का रैंक निकालें, दोनों इक्वल हैं तो बोल दिए हम लोग कि दिया गया इक्वेशन जो है संगत है। अगर दोनों इक्वल नहीं है, रैंक ऑफ A जो है छोटा है रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B से, तो कह देंगे कि ये क्या है, असंगत है। संगत और असंगत का चेक कर लिए। इसके बाद अगर वो संगत आ जाता है तो हम लोग इनकी अद्वितीयता की जांच करते हैं। अब अगर रैंक ऑफ A इक्वल्स टू रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B आ गया, इसका मतलब समीकरण जो है संगत है। संगत है तो रैंक ऑफ A इक्वल्स टू रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B इक्वल्स टू n, तो अद्वितीय हल। ये दोनों तो इक्वल लेकिन लेस देन n, तो अनंत हल। और वैसे ही ये दोनों इक्वल ना हो, ये दोनों क्या हो, इक्वल ना हो, रैंक ऑफ A जो है छोटा हो जाए रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B से, तो हम कहेंगे कि कोई भी हल नहीं होगा। दिए गए समीकरण निकाय का जो है कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। अब हम लोग अब जो है हम लोग संगतता और असंगतता को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो समीकरण निकाय है ये संगत है, या ये क्या है, संगत है, ये सिद्ध करना है और इसका हमें हल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि दिया गया समीकरण निकाय जो है होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। अगर इधर इक्वल्स टू यहाँ पे 0 रहते तो हम लोग कहते कि ये होमोजीनियस है, पर यहाँ पे 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन होमोजीनियस है। तो सबसे पहले दिए गए समीकरण निकाय को हम लोग क्या करते हैं, Ax इक्वल्स टू B के फॉर्म में लिखते हैं। Ax इक्वल्स टू B के फॉर्म में लिखेंगे। A जहाँ पे क्या है, गुणांक का अवयव है, तो क्या हो जाएगा, अगर इसे Ax इक्वल्स टू B के फॉर्म में लिखे तो A गुणांक का अवयव, यहाँ पे क्या है गुणांक 1, 2 और -1, तो ये 1, 2 और ये -1। यहाँ पे क्या है 3, -1 और 2, तो ये 3, -1 और 2। यहाँ पे 2, -2 और 3, तो ये 2, -2 और ये 3। ये आपका मिल गया मैट्रिक्स A। x क्या है, x जो है अज्ञात राशियाँ हैं, ये मैट्रिक्स A मिल गया। अज्ञात राशियाँ x क्या क्या है, यहाँ पे x, y और z, तो ये 3 अज्ञात राशियाँ मिल गई, x, y और z। इसके बाद जो है मैट्रिक्स B, क्योंकि नॉन होमोजीनियस है तो मैट्रिक्स B मिल गया हमारा, यहाँ से 3, 1 और 2, तो ये 3, 1 और 2, ये मैट्रिक्स मिल गए।
अब हमें संगतता या असंगतता चेक करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, संवर्धित अवयव बनाते हैं A ऑगमेंटेड B। संवर्धित अवयव कैसे बनाया जाता है, A ऑगमेंटेड B। ये कैसे होगा, इसके लिए क्या करते हैं, A ऑगमेंटेड B बनाने के लिए ये जो मैट्रिक्स A है इसके गुणांक को ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये आ गया 1 2 -1 3 -1 2 2 -2 3। फिर इसके बाद एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करते हैं B का, वो है 3 1 और ये 2। ये हमारा संवर्धित अवयव A ऑगमेंटेड B बन गया। अब हमें इस मैट्रिक्स में ये जो A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स बना है, इस मैट्रिक्स में प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण लगाना है और प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण लगा के ये चेक करना है कि इतना जो है, अगर हम सिर्फ ये वाला कॉलम हटा दें, ये वाला कॉलम हटा दें तो ये क्या होगा, ये मैट्रिक्स A डिनोट करेगा। और अगर ये पूरा दिखा दें, पूरे मैट्रिक्स को लें तो ये क्या दिखाएगा, A ऑगमेंटेड B दिखाएगा। इसमें जब हम लोग प्रारंभिक रूपांतरण लगाएंगे तो इस वाले मैट्रिक्स का सिर्फ इसे छोड़ के इस वाले मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो अगर इस पूरे मैट्रिक्स के रैंक के बराबर हो जाए तो क्या कहेंगे हम लोग कि ये समीकरण निकाय जो है संगत है। और अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये समीकरण निकाय संगत नहीं है। अब A ऑगमेंटेड B में हम लोग जो है संक्रिया लगाते हैं और इसे जो है देखते हैं कि इसका रैंक क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लोग संक्रिया लगाने के लिए सबसे पहले ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट 0 करते हैं। तो क्या संक्रिया लगेगा, R21 -3 तथा R31 -2। ये संक्रिया लगाने पे हमारा जो A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स है, A ऑगमेंटेड B, वो क्या मिल जाएगा, पहला रो एज इट इज रहेगा 1 2 -1, ये है 3। अब इसमें -3 का गुणा करके इसके साथ ऐड करेंगे तो 3 - 3 0, -1 -6 तो ये हो गया -7। यहाँ पे 2 और ये -3 का मल्टीप्लाई किए तो +3 हो गया। तो 2 + 3 क्या हो गया, 5। अब इधर ऑगमेंटेड के बाद ये जो कॉलम ऐड किए हैं उसमें भी यही संक्रिया लगेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 -3 का मल्टीप्लाई इसमें किए तो -9, तो 1 - 9 यहाँ पे मिल गया हमको -8। अब जो है थर्ड रो पे चेक करेंगे तो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 - 2 यानी 0, -2 -4, इसका -2 इसमें मल्टीप्लाई किए तो -2 और ये -4 तो -6, 3 और यहाँ -2 मल्टीप्लाई किए तो ये +2 हो गया तो 3 + 2, ये हो गया 3 + 2 5। ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 -6, तो 2 - 6 यानी -4। ये मैट्रिक्स मिल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये दोनों एलिमेंट सेम हैं, अगर हमें इसे 0 करना है तो कैसे 0 कर सकते हैं, ये वाला एलिमेंट अगर हमें 0 बनाना हो तो कैसे 0 बनाएंगे, R2 में 3 में -1 का गुणा करके ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, A ऑगमेंटेड B। यहाँ पे हम लोग जो है इस दिए गए मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हर एक एलिमेंट्स को 0 करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ रैंक चेक कर रहे हैं। रैंक चेक करने का मतलब क्या चेक करते हैं
कि कितने नॉन ज़ीरो रो बचे हैं। तो नीचे के रो जितने हो सके उनको हम लोग ज़ीरो करने की कोशिश करते हैं। अगर ये नीचे का पूरा रो ज़ीरो हो जाता एक रो, तो हम कहते हैं कि ये इसका रैंक 2 है। अगर 2 रो ज़ीरो हो जाते तो कहते हैं कि इसका रैंक 1 है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ रैंक चेक कर रहे हैं। यहाँ पे लगाते हैं R23 -1, क्या मिल जाएगा, A ऑगमेंटेड B, पहला रो एज इट इज़ रहेगा ये 3, दूसरा रो में चेंज करना है, क्या करना है, 3 में -1 मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 0 + 0 तो 0, -7, 3 में -1 मल्टीप्लाई किए तो ये 6 आया। तो -7 + 6 तो ये -1, फिर 5 -5 0, 0 -6 5, इधर -8 और इसमें -1 मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 4। तो -8 + 4 यानी -4, और ये -4 का -4। ये हो गया हम लोग का दिया गया मैट्रिक्स। अब हम लोग इसका रैंक चेक कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि नीचे के जो रोज़ हैं वो 0 हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग 6 को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए कौन सी संक्रिया लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे R32 - 6। यहाँ पे आप लोग लिखते जाए ना कि संक्रिया ये लगाने पर। संक्रिया R32 - 6 लगाएंगे तो ये जो मैट्रिक्स है A ऑगमेंटेड B, ये क्या मिल जाएगा हम लोगों को। थर्ड रो में चेंज करना है तो फर्स्ट सेकेंड रो एज इट इज़ रहेंगे, 1 2 -1 3, 0 -1 0 -4। यहाँ 2 में -6 मल्टीप्लाई करके 3 के साथ ऐड करना है तो ये 0। यहाँ -6 मल्टीप्लाई किए तो +6, तो 6 - 6 0। फिर 5 -0 तो ये 5, -4, और यहाँ पे -6 मल्टीप्लाई किए तो 24, और ये 24 - 4 यानी ये आ गया 20। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसे 0 बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसे अगर हम लोग फर्स्ट रो के साथ 0 बनाएंगे तो ये वाला एलिमेंट फिर नॉन ज़ीरो हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थर्ड रो को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो थर्ड रो को अगर हम 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे थर्ड रो को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें। संक्रिया R3 1/5 लगाने पर ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स A ऑगमेंटेड B इक्वल्स टू फर्स्ट सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि हम लोग चेंज सिर्फ R3 पे कर रहे हैं। 0 -1 0, ये -4। इसमें क्या करना है, 1/5 मल्टीप्लाई करना है तो ये 0 0, यहाँ पे ये 1 हो गया और यहाँ पे ये 4। ये हमारा मैट्रिक्स मिल गया। इसके बाद अगर हम कोई भी संक्रिया लगाते हैं तभी भी इन तीनों एलिमेंट्स को 0 नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि तीनों रो जो है वो नॉन ज़ीरो है। तो यहाँ से क्या पता चल जाता है हमें, यहाँ से ये पता चलता है कि रैंक ऑफ ए जो है इसका रैंक सिर्फ अगर इसे हटा दें तब भी इसका रैंक देखते हैं तो ये तीनों रो जो है नॉन ज़ीरो है, तीनों में एलिमेंट्स हैं नॉन ज़ीरो वो भी, तो इसका रैंक क्या हो गया 3। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू
3। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये पूरा जो मैट्रिक्स है ए ऑगमेंटेड बी, ये पूरा जो मैट्रिक्स है इसमें भी क्या है, इसका रैंक भी क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि इसमें 3 नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। इसका रो चेक करें, ये रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो, तीनों में से कोई भी रो पूरी तरह से ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी भी जो है क्या है, 3 के बराबर है। तो यहाँ हमें क्या कंडीशन मिली, हम लोगों ने 3 कंडीशन देखी थी कि सबसे पहले रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आया या नहीं। तो हाँ, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, अर्थात क्या हो गया, दिया गया जो समीकरण निकाय था, समीकरण निकाय क्या हो गया, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। तो समीकरण निकाय क्या है, संगत है। अब संगत है, इसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं कि हल अद्वितीय है या नहीं। तो अद्वितीय होने के लिए क्या चाहिए, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल्स टू एन। एन जो है अज्ञात राशियों की संख्या होती है। यहाँ पे अज्ञात राशियाँ कितनी है, 1, 2 और 3, और यहाँ पे ये दोनों भी किसके बराबर है, 3 के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, निकाय, समीकरण निकाय जो है क्या है, अद्वितीय हल रखता है, अद्वितीय हल रखता है। तो इस तरह से हम लोग जो है किसी भी दिए गए समीकरण निकाय का पहले चेक कर सकते हैं कि वो संगत है या नहीं। यहाँ पे हमें सिद्ध करना था कि ये समीकरण निकाय संगत है, तो ये सिद्ध हो गया कि हाँ, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, तो दिया गया समीकरण निकाय संगत है। और हम लोग साथ में ये भी चेक कर लिए कि ये अद्वितीय हल रखता है या नहीं। अब इस समीकरण निकाय को क्योंकि हल करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण निकाय को हल करने के लिए, अब इस समीकरण निकाय को हल करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ए पे प्रारंभिक संक्रिया लगाए हैं, तो इसको क्या लिखते हैं, अलग अलग ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्मेट में लिख देते हैं। ए हमें प्रारंभिक संक्रिया लगा के ये मिला है, तो ए का जो क्वेश्चन में दिया है वो फॉर्मेट ना लिख के हम लोग ये वाला फॉर्मेट लिखेंगे, ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। क्या मिल गया, 1 2 -1 0 -1 0 0 0 1, ये जो है मैट्रिक्स ए मिल गया। एक्स क्या है, एक्स जो है एक्स वाई जेड अज्ञात राशियां थी, तो एक्स वाई जेड। हमारा जो मैट्रिक्स बी है वो भी जो क्वेश्चन में दिया था उससे चेंज हो गया है, ये वाला मिल गया है। तो ये क्या है, 3 -4 और 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू 3 -4 4। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा अगर इसको सॉल्व किए, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये मिल गया x + 2y - z, यहाँ से -y और यहाँ से यहाँ, तो ये z, ये मैट्रिक्स मिल गया। ये क्या है, 3 - 4 और ये 4। अब इन दोनों की तुलना करने पे हमें क्या मिला, y का मान मिल गया 4, z का मान मिल गया 4, और एक और समीकरण मिल गया x + 2y - z = 3। अब ये वाला जो समीकरण है इसमें y और z का मान रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ x + y का मान रखे तो ये 8, और यहाँ z का मान रखे तो ये -4 = 3। तो यहाँ से x = 3 - 4, तो x = क्या मिल गया हम लोगों को,
1। तो इस तरह से हमें तीनों अज्ञात राशि x, y और z की वैल्यू मिल गई। क्या क्या मिल गई? x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 4 और z इक्वल्स टू 4। तो दिए गए समीकरण निकाय के लिए हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन में ये कहा गया था कि सिद्ध करना है कि ये संगत है। तो हम लोग सिद्ध किए दिए कि ये संगत है और इसका हल ज्ञात करने कहा गया था। तो इसका हल जो है x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 4 और z इक्वल्स टू 4 मिल जाएगा।